दिल्ली दंगों में शामिल रहे ताहिर हुसैन को ओवैसी ने दिया मुस्तफाबाद से टिकट। ताहिर के परिवार ने की ओवैसी से मुलाकात। 2020 दंगों के बाद से ही जेल में बंद है ताहिर हुसैन। न्यू अशोकनगर इलाके में पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या। मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। विश्वासनगर में कारोबारी की हत्या में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली। मर्डर की पिछली घटनाओं से जुड़े होने की है आशंका। सुनील जैन की हत्या में दुबई में बैठे योगेश पर शक। दिल्ली नगर निगम के बजट में हो रही है देरी। पार्षदों ने सरकार पर साधा निशाना। संदीप कपूर ने कहा, बजट में देरी से विकास कार्यों पर पड़ेगा असर। पंकज लूथरा ने आम आदमी पार्टी को बताया निकम्मी सरकार। यमुना पार के 5 विधायकों के टिकट काटने पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी हारने के डर से बदल रही उम्मीदवार। नेताओं का कहना है, आपके भ्रष्टाचार के कारण ही विधायकों के कटे टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव और आज पूर्वी दिल्ली खास में मैं हूं आपके साथ दिलबर गोठी। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव मैदान में उतार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। ताहिर हुसैन के परिवार ने मंगलवार को ओवैसी से मुलाकात भी की है। ताहिर हुसैन अभी तक आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन दंगों में पकड़े जाने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर यह फोटो शेयर करते हुए ताहिर हुसैन को टिकट देने की घोषणा की। ताहिर हुसैन के चुनावी मैदान में उतरने से मुस्तफाबाद विधानसभा का चुनाव रोचक हो गया है। ताहिर नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। आपको बता दें कि ताहिर 2020 से ही जेल में बंद है। उस पर UAPA दंगे की साजिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज हैं। ताहिर के मैदान में उतरने के बाद आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ सकती है। यहां से पार्टी ने निवर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया। ताहिर के घर से बहुत हथियार और पेट्रोल बम मिले थे। उन पर दंगा भड़काने, हत्या करने और कई जगह आगजनी करने का मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिए जाने की आलोचना की है। पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो व्यक्ति हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने की साजिश रच रहा था, उसे चुनाव में उतारा गया है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अवैध संबंधों के शक में सूरज नामक युवक ने अपने पड़ोसी बेचू राम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय आरोपी सूरज शराब के नशे में था। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद सूरज ने चाकू निकालकर बेचू राम के पेट पर वार कर दिया। घायल को पड़ोसियों ने पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल न्यू अशोकनगर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो सर, हम तो 12-22 बाज़ार लगाते हैं, साप्ताहिक बाज़ार लगाते हैं। वहाँ पे मेरे भाई का लड़का मेरे पास फ़ोन किया कि क्या कहते हैं कि बेचू को किसी ने चाकू मार दिया। तो मैं सोचा, मैं उससे बोला कि तुम चलो, मैं माल पैक करके फिर वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो उसने बोला क्या कहते ठीक है। तो जब हम घर पहुँचे तो माल वाल जैसे अंदर रखे, उसके बाद फिर भाई का लड़के का फ़ोन आया कि वो एक्सपायर कर गए हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम सीधा हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ पे बात हुई तो सर जो भी अपना रिपोर्ट पूछे वहाँ पे हमने बताया उन्हें, तो वो एक्सपायर कर गया। सर इतना ही पता है जानकारी। क्या पहले वो किसी से लड़ाई झगड़ा था? नहीं सर, बहुत सीधा लड़का था वो, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता था। जिस कंपनी में काम करता वहाँ पता कर लो सर, एकदम सीधा लड़का, जहाँ रह रहा था उससे भी पूछ लो। झगड़ा हुआ है तो हम लोग सोचे कि नॉर्मल ही झगड़ा होता है, नॉर्मल ही होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ देर बाद फ़ोन आया कि नहीं, चाकू लग गया है उसको, आप लोग हॉस्पिटल पहुँचो। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उसका देहांत हो गया था सर। उसका तो नाम सूरज था सर।
उसके मारा है? हाँ जी जी। क्या पहले उससे कोई लड़ाई झगड़ा था क्या उनसे कर रहा पता नहीं सर, अब उसका तो वो लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करता था, बहुत गुड बंदा था। सर पता चला हमें वो चाकू मार दिया किसी ने, और उसके बाद हमें पता चली तो हम सीधा हॉस्पिटल गए तो वहाँ होते एक्सपायर हो गए। क्या नाम है आपके? पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में बर्तन कारोबारी सुनील जैन की हत्या को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही है। मामले में कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह के गुर्गों मुकेश उर्फ सचिन उर्फ गोलू और जाहिर उर्फ गुड्डू की पहचान हुई है। हालांकि हत्या की वजह और इसे कराने वाले व्यक्ति को लेकर पुलिस अब भी सवालों के जवाब तलाश कर रही है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि हत्या किसी पारिवारिक विवाद के कारण हुई, लेकिन पुलिस ने घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करने के बाद इस संभावना को खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों का असली निशाना कोई और कारोबारी था, लेकिन पहचान में गलती के कारण सुनील जैन को गोली मार दी गई। यह घटना उस समय और गंभीर हो जाती है जब फर्श बाजार इलाके में दिवाली की रात फाइनेंसर आकाश शर्मा और उसके नाबालिग भतीजे की हत्या के मामले में इसे जोड़कर देखा जाता है। आकाश का भाई योगेश, जो इस समय दुबई में है, इस मामले में पुलिस के शक के घेरे में है। जब सीसीएन संवाददाता अहरा चौधरी ने दुबई में रह रहे योगेश से व्हाट्सएप कॉल पर बात की तो उसने आरोप लगाया कि पुलिस उसे जबरन इस मामले में फंसा रही है। योगेश ने बताया कि वो अपने भाई और भतीजे की हत्या के गम से बाहर नहीं आ सका है और इस नए मामले में उसका नाम घसीटा जा रहा है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि जांच अधिकारी परिवार से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं और असली गुनहगारों तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। योगेश का दावा है कि आकाश और उसके भतीजे की हत्या विदेश में बैठे गैंगस्टर राशिद केबल ने करवाई थी। योगेश ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शूटर सोनू मटका, जो आकाश शर्मा की हत्या में शामिल था, अब तक फरार है। मामले को लेकर विश्वासनगर की जनता में डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हर साल 10 दिसंबर से पहले एमसीडी का बजट पेश हो जाता था, लेकिन 2025-26 के सत्र के लिए बजट अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर जब संवाददाता ने पार्षदों से बात की तो पूर्वी दिल्ली के पार्षद संदीप कपूर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साल भी बजट देरी से पेश हुआ था, जिसका असर क्षेत्रीय विकास कार्यों और वेलफेयर फंड्स पर पड़ा था। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई और ज़रूरी संसाधनों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस बार भी वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पार्षद पंकज लूथरा ने भी आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार खुद कोई काम नहीं करती और अगर विपक्ष सदन में कोई मुद्दा उठाए तो उसे चुप करा दिया जाता है या सदन से निष्कासित करा दिया जाता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है, इनका काम की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार और कैसे व्यवस्थाओं को बिगाड़ना इस पे है। और उसी का नतीजा है कि 2 साल होने को आ गए लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई और जो जोन की कमेटियां बनी है उनके खिलाफ भी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब हम बजट की बात करते हैं। किसी भी सरकारी संस्था के लिए बजट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनता जो टैक्स के रूप में आपको पैसा देती है उसका सदुपयोग करना है। और कौन से हेड में, जैसे हॉर्टिकल्चर है, स्वच्छता है, सड़कों का निर्माण है, अलग अलग चीज़ों में बजट दिया जाता है और उसका एक बैलेंस बनाया जाता है। और इस पे लगातार निगम पार्षद से लेके जोन और हर जगह जो है इस पे बहस और चर्चा करके बजट को फिक्स किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 10 दिसंबर से पहले बजट पेश होना है वो अभी तक किया नहीं है और आने वाले समय में क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो एलजी कमिश्नर और जो पूरा सिस्टम है वो यही कहता है कि बिना स्टैंडिंग कमेटी के बजट पास नहीं हो सकता। देखिए, एमसीडी में बैठी हुई निकम्मी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई निकम्मी सरकार, आप पार्टी की सरकार, इनकी झूठे वादों की वजह से पब्लिकों को परेशानी हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी का गठन अब तक नहीं हो पाया है। अगर स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो चुका होता तो मैं समझता हूँ बजट की परेशानी पेश होने की नहीं आती। ये इन निकम्मी सरकारों को सिवाय राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है। छोटी छोटी कामों में राजनीति करते हैं और पब्लिक का भला करते नहीं हैं। झूठ बोल कर सत्ता में आए हैं। अब
आने वाले चुनाव में आपको भी दिख जाएगा कि लोग इनको किस तरह के उठाकर यहाँ से बाहर फेंकते हैं। मैं तो जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं जिस झाड़ू से हम घर की झाड़ू लगाते हैं उसी झाड़ू से इनको मार के यहाँ से भगाएंगे। अगर ये कार्य इन्होंने कुछ किया होता, गठन स्टैंडिंग कमेटी का किया होता, तो मैं समझता हूँ स्टैंडिंग कमेटी के बजट में पेश करने में कोई दिक्कत नहीं आती। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री का क्षेत्र बदलने के साथ साथ यमुना पार से 10 विधायकों में से 5 के टिकट काटे गए हैं। इसे लेकर जब संवाददाता ने बीजेपी नेताओं से बात की तो उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का भ्रष्टाचार अब जनता के सामने आ चुका है। बीजेपी नेता नसीब सिंह का कहना था कि आम आदमी पार्टी के विधायक जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसका परिणाम ये हुआ है कि पार्टी को अपने ही उम्मीदवारों के टिकट काटने पड़े। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, अब खुद को सुरक्षित नहीं समझते और इसीलिए उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में नामांकन स्वीकार किया है। आहूजा ने यह भी कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के टिकट काटे हैं, ये दिखाता है कि पार्टी चुनाव में हार के डर से घबराई हुई है। देखिए, पुराने सभी विधायकों के टिकट काटने से और 3 उम्मीदवारों का स्थान बदल देने से केजरीवाल जी के पाप छुप नहीं जाएंगे, इनका भ्रष्टाचार छुप नहीं जाएगा, इनके शीश महल का उजागर होना नहीं छुपेगा, शराब नीति नहीं छुपेगी, यमुना नदी का मैलापन नहीं छुपेगा, दूषित पानी नहीं छुपेगा, पर्यावरण का जो पूरी दिल्ली में बुरा हाल है वो नहीं छुपेगा। केजरीवाल जी जितने मर्जी चेहरे बदलें, जितना मर्जी पीछे छुप जाएं, असली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं और उसको बेनकाब करेंगे। ये जो आपने विधायक बदले हैं, इसका मतलब आपको यकीन है कि जैसे आपने कुछ नहीं किया, आपके विधायकों ने भी एरिया में कुछ नहीं किया, आप खुद मान रहे हो कि आप नाकारा साबित हुए हो। देखिए, सीधी बात कि जिस नेता को वो अपना नंबर 2, अपना विकल्प मानते थे केजरीवाल साहब, वो उनकी सीट को भी अब सुरक्षित नहीं मान रहे, उनके लिए भी दाएं बाएं सीट ढूंढ रहे हैं, उनकी सीट तक बदली जा चुकी है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि आप में जीत का विश्वास आप खो चुके हो। अब मतलब हताशा में आप कोई भी निर्णय ले रहे हो जो कारगर नहीं होंगे। देखिए, पूरी सरकार की एंटी इनकम्पेंसी है, भ्रष्टाचार है। केजरीवाल की सरकार पर दिल्ली की जनता का भरोसा टूट गया है, इसलिए वो अब उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता जिन लोगों की क्षेत्र में आवाजाही नहीं रही है। वो तो ये कहता था कि मेरे फ्री में दी हुई चीज़ों पर सब लोग जीत के आते हैं। अरे भाई, सरकार का पैसा है, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से लोगों को पहले भी फ़ायदा मिलता था, आगे भी मिलता रहेगा। कोई ये सोचता हो कि केजरीवाल अपने घर से कुछ दे रहा है तो इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो दिल्ली की जनता का पैसा है, जो रेवेन्यू देती है, उन्हीं के उन पैसों से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केजरीवाल रहेगा या ना रहे। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो वो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकता है। डीटीसी के संविदा ड्राइवर और कंडक्टर, जो कि काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, तो आज उनके पक्ष में दिल्ली सरकार ने सकारात्मक फैसला लिया। इसी को लेकर जब संवाददाता ने कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने ना आते हुए बताया कि उन्हें अभी भी इस फैसले पर पूरी तरह विश्वास नहीं है। ड्राइवरों और कंडक्टरों का कहना है कि सीएम के फैसले के लिए वो आभारी हैं, लेकिन जब तक वेतन उनके खातों में नहीं आता तब तक इस फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि चुनाव करीब हैं, ऐसे में कई बार काम अधूरा रह जाता है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कई ज़रूरी फाइलें अभी पेंडिंग पड़ी हैं, जिसमें उनकी फाइल भी शामिल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चुनाव तक सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग पर उचित कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। दिल्ली के अंदर डीटीसी के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उनका लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उस प्रोटेस्ट को रुकवा के सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि हम उनके जो दैनिक वेतन है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। वो अब आतिशी द्वारा एक बयान में बताया गया है कि उनके वेतन को बढ़ाने के लिए फाइल एलजी के पास भेज दी गई है।
इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमने आज मौजूद हैं शाहदरा जो टर्मिनल है, शाहदरा के टर्मिनल पे, जहाँ पे जो डीटीसी कर्मचारी अपने जो ड्राइवर कंडक्टर है उनसे हमने बातचीत की कैमरे पे ना आते हुए, लेकिन उन्होंने कैमरे के पीछे जानकारी दी है कि अभी उनको लगता है कि ये केवल चुनावी मुद्दा है, अभी चुनाव को लेकर ही सरकार वायदे कर रही है। देखने वाली बात है, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कि अगर जब हमारे अकाउंट में सैलरी आएगी तब इस पे हम मानेंगे कि हाँ सरकार ने हमारे लिए सोचा है। अब इस पर मुख्यमंत्री आतिशी ने चिंता जताई है कि सालाना बजट में 222 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, तब जाकर इनके वेतनों में पूर्ति होगी। आपको बता दें कि जो ड्राइवरों की वेतन है वो करीबन 30,000 से ऊपर मिलने वाला है और जो कंडक्टर है उनके 29,000 से ऊपर मिलने वाला है। बात यह है कि जब हमने बात करना चाहा था ड्राइवर से तो उन्होंने कहा था कि अभी देखने वाली सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, अभी एलजी के पास फाइल गई है, अभी हमारे अकाउंट में वेतन नहीं आया जिसमें हम अपनी खुशी जाहिर करें। जिस दिन हमारे यहाँ पे वेतन आएगा हम उसमें खुशी जाहिर करेंगे। और फीमेल जो ड्राइवर कंडक्टर थे वो नौकरी पे वापस आए, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री आतिशी का धन्यवाद दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान। शाहदरा जिले की सीमापुरी पुलिस की क्रैक टीम ने एक हाई स्टेक ऑपरेशन के तहत 302 ग्राम हेरोइन जब्त की और एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया। पुलिस को इस बारे में 70 फुटा रोड नई सीमापुरी के सीएनजी पंप के पास अवैध हेरोइन के परिवहन की सूचना मिली थी। इस गुप्त सूचना के बाद एक छापेमारी टीम तैयार की गई जिसमें डीसीपी और एसीपी की सीधी निगरानी भी थी। पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद तुरंत आसपास एक व्यक्ति को स्कूटी पर देखा जो हेरोइन की तस्करी में शामिल था। संदिग्ध की पहचान 27 साल के याकूब के रूप में हुई जो दरियागंज का निवासी है। तलाशी में उसके पास से 302 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो डिलाइट सिनेमा दरियागंज के पास एक कबाड़ की दुकान चलाता है और खुदरा विक्रेताओं को हेरोइन सप्लाई करता था। उसने ये भी खुलासा किया कि वो पहले राजू से हेरोइन खरीदता था और बाद में शहनाज, पुष्पा और सिकंदर नामक व्यक्तियों को भी हेरोइन की सप्लाई कर चुका था। पुलिस अब दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी है। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर और गिरफ्तारियों की संभावना व्यक्त की जा रही है। विश्वासनगर इलाके में लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि उन्हें पीने के लायक पानी नहीं मिल रहा और पानी बहुत गंदा आता है। लोग मजबूरी में बाहर से पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। एक बुजुर्ग निवासी ने बताया कि ना केवल पानी की स्थिति खराब है बल्कि कुछ गलियों में सीवर भी ओवरफ्लो हो रहा है और सड़कों की हालत भी खराब है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब लोग इस समस्या के समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रशासन से आरडब्ल्यू के माध्यम से हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं लेकिन सुनवाई बहुत ही कम होती है। बिल्कुल नरक में रह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत इंसान की पानी की है। पानी नहीं है पीने का, साफ़ सफाई इतनी बुरी हालत है पूछो मत। आप कैमरा घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं। पानी की बहुत समस्या है। पानी आता है भी तो बिल्कुल नाले की तरीके से पानी आता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। पीछे कुछ टाइम पहले 2 नंबर 1 में गली में प्रॉब्लम थी बट वहाँ का रिजॉल्व हो गया, बट यहाँ का अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। सारे कोशिश अपना लिए बट पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि घर में सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी गली परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। ना पीने का सही पानी आता है ना किसी चीज़ को लेके या कुछ कर पाए बंदा काम पे जाए या खाली पूरे दिन पानी अरेंज करने में ही भरने में ही लगे रह जाए। गंद खाना ज़्यादा है हमारी कॉलोनी में और विश्वास अगर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई देखता नहीं है। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा कोई। जो समस्या वो क्या है? हमारे यहाँ तो साफ़ सफाई फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, इतना नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल ही गंद मचा पड़ा है। 28 ब्लॉक के अंदर कोई देखता नहीं है विश्वासनगर में, ना तो कोई देखता ना कोई आता। दिल्ली सरकार के सर्वोदय बाल विद्यालयों में बच्चों की देखरेख के लिए आया की कमी सामने आई है। विद्यालयों में आजकल आया उपलब्ध नहीं है जबकि बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के लिए ये बेहद ज़रूरी होती है। पेरेंट्स ने बताया कि पहले स्कूलों में आया होती थी लेकिन अब वो सेवा बंद हो गई है। यमुना पार्क के सूरजमल विहार और विवेक विहार के सर्वोदय बाल विद्यालयों में केवल शिक्षक और दूसरा स्टाफ मौजूद है लेकिन कोई भी आया नहीं थी। आरसी जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूलों को बेहतर बनाने की बजाय ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है जिससे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि बच्चों की सुरक्षा के लिए आया होना बेहद ज़रूरी है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल्ली सरकार की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। जहां दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि हमने दिल्ली में स्कूलों की स्थिति को बहुत अच्छा कर दिया, उसका दूसरा पहलू ये है
कि सर्वोदय बाल विद्यालयों में जो छोटे छोटे बच्चों की देखरेख के लिए आयाओं का प्रबंध होता है, उनका पिछले काफ़ी समय से अनुबंध बढ़ाया नहीं गया और आज भी कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए आयाओं की ज़रूरत है, पर वो अभी तक भर्ती नहीं की गई है। इसका सीधा सीधा असर छोटे बच्चों के ऊपर पड़ता है, जिसके लिए उनको कभी भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि आयाओं का काम दिल्ली के स्कूलों में उनकी देखरेख करना होता है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार सरकार झूठे वायदे करके लोगों को भ्रमित करने का कार्य करती है। और इसमें आप देखते हैं कि किसी भी स्कूल में चले जाएं, या तो आयाओं को तनख्वाह नहीं मिलती है, अगर किसी को मिलते भी तो लेट सवेर मिलती है, और कई स्कूल तो ऐसे बिना आयाओं के काम कर रहे हैं। ऐसा में मेरा दिल्ली सरकार से निवेदन है कि तुरंत ऐसे स्कूलों में आयाओं की भर्ती करें, क्योंकि छोटे स्कूलों में आयाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य विकलांगों के अधिकारों और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन समाज में समानता, समावेशिता और विकलांगता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे राष्ट्र ने 1992 से इस दिन की शुरुआत की थी, ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और सुलभ समाज की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विकलांग व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक दिलीप पांडे ने इस मौके पर उपस्थित होकर विकलांग व्यक्तियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। साधुवाद के पात्र हैं सारे लोग जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन, हम सब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, हमको अपने स्तर पे ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना चाहिए जो इंक्लूसिव हो, और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको हम समाज में और ज़्यादा इंक्लूड कर पाएँ। मुझे लगता है कि अगर ये हम कर पाते हैं तो इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा सहयोग, इससे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ और नहीं होगा। मेरी मंगल कामनाएं हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने आज यहाँ पे आके मन से अपनी बात रखी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।